भारत सरकार को कोई हथियार लाने की जरूरत ही नहीं। अगर मनोबल अप है तो सर फिर तो आप ये भी पता कि डंडे से भी हम शेर का शिकार कर लेते हैं। और इस देश की एक भूमिका है कि हम मिट्टी में पैदा होते हैं, हम मिट्टी से प्रेम प्यार करते हैं। गोलियों के बीच में जाके छाती इसी देश का सैनिक लगा सकता है, ये इतिहास कहता है, इतिहास गवाह। कभी भी किसी भी कैंटोनमेंट में चले जाओ, वहाँ आप गाड़ियाँ देख लो, शॉपिंग के बैग उठाए मिलेंगे जवान, कोई कुत्तों को घुमाता हुआ मिलेगा। आप कभी भी देख लो कैंटोनमेंट में। क्या सरकार को नहीं मालूम? क्या सरकार के मंत्री जो सांसद है उनके आसपास में बंगले नहीं है? उनके साथ में वही है। पर क्या है सर, जो ऊपर चला जाता है वो ये अधिकार मान लेता है कि मैं इस देश का राजा हूँ और सारी चीजें मेरे लिए लागू है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। 60 दिन से ज़्यादा होने को आ रहे हैं और यहाँ पे वो पूर्व सैनिक, वो सैनिक जो अपने आने वाले उन युवाओं को जो आर्मी में, जो देश के सैनिकों के रूप में भर्ती होना चाहते हैं, उनके साथ जो प्रताड़ना होती है उसके खिलाफ लगातार यहाँ पे धरना दे रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है और कोई कहने वाला नहीं है। बहुत से एलिगेशन लगे हैं, बहुत सी बातें आई हैं, मगर आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ कपिल भाई जी हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर यह मामला कब तक चलेगा और सरकार क्यों नहीं सुन रही। कपिल जी, पहले आपका स्वागत। सर मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, भारत के सभी दर्शकों को साधुवाद करता हूँ। सर क्या कहते हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी ये बातें? सर देखो, सबसे पहले तो हमारे को इसमें जाना पड़ेगा कि हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को, नेताओं को, या कोई भी जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, पत्रकार होते हैं या मीडिया वालों को यही नहीं मालूम कि भारतीय सेनाओं में 97% जो संख्या बल होता है वो जवान जेसीयूज का होता है, जो छोटे रैंक के होते हैं, जो किसान मजदूरों के बच्चे होते हैं, और 3% होते हैं सिर्फ ऑफिसर। और इस देश के अंदर एक समस्या है या एक राजनीतिक स्वार्थ गढ़ने के लिए जो रिटायर्ड ऑफिसरों ने, जो आईपीएस आईएएस के स्टेटस के होते हैं, उन्होंने हमारा संख्या बल दिखाया राजनीतिक पार्टियों को और खुद के स्वार्थ ले गए या राजनीतिक हित साध गए हुए पे, और जवान जैसे वहीं पे बैठे रहे। अभी देखो कि भारतीय सेनाओं में आज भी ब्रिटिश रूल लागू है, 1911 के कानून आज भी है। जबकि आज हमारा देश जो 75वां आज़ादी का वर्ष बना रहा है, अमृत उत्सव बना रहा है, तब भी हम उन कानूनों को चेंज नहीं कर सके। यहाँ पर केंद्र सरकार कहती है कि हमने बहुत सारे अंग्रेजों के कानून रद्दी टोकरियों में डाल दिए, पर वो कानून आज भी चल रहे हैं, जिसके कारण जवानों का गैर कानूनी शोषण होता है। मतलब उनसे घरों के अंदर गैर कानूनी उनसे काम करवाया जाता है, उनको नौकर बना के रखा जाता है, और जिसके कारण प्रति साल 200 से ज़्यादा जवान आत्महत्या कर लेते हैं। शहीद से ज़्यादा इस देश में आत्महत्या करते हैं जवान। तो उन्हीं चीज़ों के लिए लेके यहाँ पे बैठे हैं। इसके बाद में जो वन रैंक ऑन पेंशन है, वन रैंक ऑन पेंशन क्या मतलब क्या था कि जो कम उम्र में रिटायरमेंट हो जाते हैं, और कम उम्र में रिटायरमेंट इसलिए किए जाते हैं कि भारतीय सेनाओं को नौजवान रखा जाए, 35 से और 45 के बीच में। कोश्यारी कमेटी की जो सिफारिश थी कि कम उम्र में रिटायरमेंट होने वाले सैनिकों को वन रैंक ऑन पेंशन का लाभ दिया जाए। पर 2015 में जो रिटायर्ड ऑफिसरों ने एक धरना प्रदर्शन किया और एक लगाया भी, उसके बाद में आपने देखा होगा कि माननीय जो प्रधानमंत्री है, तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी रैली हुई थी, और उसके अंदर मुख्यमंत्री को माननीय प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था। उसके अंदर 5 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिक आए, पर एक भी जो छोटे रैंक के सैनिक हैं, जो 5 लाख, उसमें स्टेज पे नहीं बैठे। उसके ऊपर पूरे के पूरे रिटायर्ड अधिकारी बैठे थे। उन्होंने उस समय सरकार को गुमराह करके 42,700 करोड़ रुपया लिया। आप यकीन नहीं मानोगे कि 42,700 करोड़ में से 87% पैसा रिटायर्ड अधिकारियों के खाते में चला गया। इसको सरकार ने दिया 42,700 करोड़ रुपया। हाँ, उसमें से 86% अफसरों के हक में चला गया, और जवानों को मिला उसमें से 2% से 8% के बीच, और ऑफिसर की जो बढ़ोतरी हुई वो हुई 28% से 32%। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, मैं आपको आप देखना चाहूँगा। हम विधवा पेंशन को लेते हैं कि 2006 में एक विधवा की पेंशन जो ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल, उसकी 5880 रुपये थी, और जवान की विधवा की पेंशन 3500 रुपये थी, और 2380 रुपये का फर्क था। आज जो सेकंड रिवीजन हुआ है 20 जनवरी 2023 को, उसके अंदर 5800 से 80 से बढ़कर 57,240 रुपये हो गए, प्लस डीए मिलाएंगे तो 70,000 से ऊपर चली जाएगी। जवान की विधवा 12,065 रुपये ले रही है। ये दोनों वन रैंक वन पेंशन में इतना बड़ा घोटाला।
इसको घोटाला ही कह सकते हैं, क्योंकि सर ये पैसा था ही जवानों का। 42,700 करोड़ पहली वन रैंक ऑन पेंशन में दिया, सेकंड वन रैंक ऑन पेंशन में 23,000 करोड़ दिया, प्लस उसमें बढ़ोतरी हो गई 28,000 करोड़ रुपया हो गया। तो ये पैसा था जवानों का। कोसियारी कमेटी कहती है अगली लाइन में कि पैरामिलिट्री को हम वन रैंक ऑन पेंशन क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि पैरामिलिट्री के जो सैनिक हैं वो 60 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं, तो रिटायर्ड अधिकारियों को 60 साल तक कैसे दे दिया। ये चीज़ें यहाँ पर ये पीछे देखो आप, ये मिलिट्री सर्विस पे है। जो जवान बॉर्डर के ऊपर छाती लगा के खड़ा रहता है, दुश्मन की गोलियों को अपने सीने पे झेलता है, उसकी जो मिलिट्री सर्विस पे है, जो फर्स्ट पंक्ति में रहता है 5200 रुपये, और जो पीछे रहता है वो 15,500 रुपये। इसी तरह से ग्लेशियर के अलाउंस हैं, जहाँ ठंड है, जहाँ प्राकृतिक हैं, जहाँ हार्ड गलाने वाली बर्फ पड़ती है, वहाँ पर एक जवान को 21,000 रुपये अलाउंस है और एक अफसर को 42,000 के करीब अलाउंस है। सर दोनों का खून अलग है क्या? वही चीज है ना, वही तो, क्योंकि देखो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान कहता, आर्टिकल 14 ये कहती कि समानता, आर्टिकल 16 ये पे पेंशन के बारे में कहती है कि पे पेंशन में आप नौकरियों में भेदभाव नहीं करता, और आर्टिकल 19 ये कह रही है कि आप बोल सकते हो। उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ तक लेके आए। हमने उनके वेतन से कोई मतलब नहीं है। रिटायर्ड जो अधिकारी हैं, वेतन चाहे सरकार उनको 10 लाख दे, 15 लाख दे, अलाउंस जो होता है वो सेम होता है। सिविल के अंदर जो एक सिपाही होता है पुलिस के अंदर और एक एसपी होता है, अगर उनकी गाड़ी कहीं पलट जाती है या कोई मुठभेड़ हो जाती है जो गुंडों के साथ में, अगर उनको कोई जख्मी हो जाता है तो उनको मेडिकल जो पेंशन होती है वो एक समान मिलता है। पर आप सेना की जो हकीकत देखोगे वो बिल्कुल अलग है। अगर जिस जवान के दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और उसको 100% डिसेबल सोल्जर है, तो वार इंजरी जो मेडिकल पेंशन है उसको 18,000 रुपये मिलेगी। और वहीं पर कोई अधिकारी जो बाथरूम में साबुन की बट्टी के ऊपर पैर आने से फिसल गया, उसको 2,52,000 रुपये मिलेगी। 2,52,000 रुपये, जबकि शरीर एक है। ऐसा नहीं है कि जो जवान का शरीर है वो लोहे और मिट्टी का है कि उसको प्राकृतिक ने कोई अलग आंखें दी हैं, या जो अधिकारी का जो शरीर है वो हीरे मोती जवाहरात का है, सोने का है। ऐसा तो नहीं होता कि जब दोनों ने ही दुश्मन की गोलियों को झेला है तो वो जो मेडिकल है पेंशन है वो तो सेम होनी चाहिए। वो तो शरीर की वैल्यू, इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि जब सिविल में आप 1995 डिसेबिलिटी एक्ट जो संयुक्त राष्ट्र में आप लोगों ने साइन करके दिया कि हम किसी भी डिसेबिलिटी के साथ में भेदभाव नहीं करता, और ये वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है। एक चीज और निकल के सामने आ रही है कि जवानों को भर्ती किया जाता है बॉर्डर पे लड़ने के लिए, बॉर्डर की रक्षा के लिए, मगर उनसे 12-12 लोगों को एक अफसर के, एक अधिकारी के सपोर्ट में, उसकी सेवा में लगा जाता है। उसके अफसर जो अधिकारी होते हैं वो भी उसका मिसयूज करते हैं और उनकी महिलाएं भी करती हैं। ये कैसा है? सर देखो, आप गूगल पे सर्च करना, इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू है, टाइम्स है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, आपको उनके ऊपर लाखों वीडियो मिल जाएंगी, लाखों अखबारों में आती है, और ये सरकार के पास में है भी, जाती भी है। यहाँ तक ये लोकसभा और राज्यसभा में भी रखा जाता है। यहाँ तक जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के थे, लालू प्रसाद, रेलवे मंत्री थे, उन्होंने तो इसमें कहा है संसद में कि आधे से ज़्यादा जो फौज है वो तो कुत्ते घुमा रही है। ये विडंबना है। हम यहाँ कोई सपना लेके आए कि ये जो सहायक प्रथा है, आप अभी देखो इसका बचाव भी करते हैं अधिकारी कि पुलिस में चल रहा है, रेलवे में चल रहा है, न्यायपालिका में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। भाई हमने उससे मतलब नहीं, पर सेना बहुत अलग चीज़ है। सेना इस देश की रक्षा करती है, और एक परिवार के अंदर जब हम दुश्मन से हम लड़ाई लड़ते हैं तो एक सिपाही से लेके एक जनरल तक का बहुत वैल्यू होती है। उन दोनों का प्रेम प्यार, क्योंकि एक दूसरे के सामने से जो गोलियां गुजरती है तो हमने एक दूसरे का हाथ बचाता है। तो उस परिवार में इस तरह की प्रथा नहीं होनी चाहिए, ये गैर कानूनी है। आप किसी जिसके लिए इस देश का टैक्स पेयर से लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया और उसको लड़ाकू सोल्जर बनाया, उसके हाथ से आप बंदूक छीन के जूता पॉलिश कर रहे हो तो उसका मनोबल तो वैसे ही डाउन हो गया। वो लड़ाई कैसे लड़ सकता है? क्योंकि उसके अंदर एक हीन भावना सी आ गई, और लड़ाई लड़ी जाती है जोश से, निडरता से, उससे लड़ी जाती है। तो वो तो ये पहले ही वो कर देते हैं। मतलब ये मानते हैं कि ऐसा होता है? मैं सर ये पूरे देश को मालूम है, लोकसभा को राज्यसभा में प्रश्न रखे जाते हैं इन चीजों की, कमेटियां बनती हैं इनके ऊपर, कमेटियां साफ हो जाती है, सरकार कमेटियां किसके अंडर बनाती है? सेना के अधिकारियों के,
और सेना के अधिकारी क्यों कहेंगे कि हम ऐसा मिसयूज कर रहे हैं? ये उसी टाइम क्यों नहीं ऑब्जेक्शन होगा जब ये उनसे कराया जाता है, जूते पॉलिश करना, अपनी वाइफों के कपड़े धुलवाना, ये इसके इस क्यों नहीं बोला? इसका सवाल का जवाब मैं पहले ही दे गया आपको कि 1911 के कानून आज भी सेनाओं में चल रहे हैं, जिसको अमेंडमेंट करके 1957 में ये 1950 में लेके आ गए। तो वो कानून इस तरह से हैं सर कि शोषण करने वाला ही जज है। कि आज जब हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया, तो आज भारतीय सेना अधिनियम बनना चाहिए, यही तो मांग है हमारी। क्योंकि अगर वो आवाज़ उठाएगा तो उसको फंसा देंगे, कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो क्या ऐसे में जवान आएगा, नया युवा पीढ़ी क्या फौज में आएगा, फौजी बनेगा, सैनिक बनेगा, लगता है आपको? नहीं बनेगा सर, वो बनेगा। क्योंकि सर देखो, एक हमारे कहानियों में वीरता की कहानियाँ होती है। जब भी हम जन्म लेते तो माँ की कोख में भगत सिंह की जो क्रांतिकारी है, महात्मा गांधी की, तो उन कहानियों से हम बड़े होते हैं। और जो किसान के, मजदूर के जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी से पैदा होते हैं, तो हमने अपनी मिट्टी को हमने माँ माना है। वो चीज़ें नए जवान को नहीं मालूम, वो चीज़ें वो तो अंदर जाने के बाद में। हम जब आपने देखा होगा कानवाई निकलती हैं, ट्रक निकलते हैं सेनाओं के, छोटे छोटे बच्चे उनको टाटा करते हैं, तो वहाँ से एक रूपरेखा तैयार होती कि मेरे को भी सैनिक बनना। तो उस वर्दी का और भारतीय का वो आएंगे सर सेना। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे फौजी, हमारा सैनिक फर्स्ट एड होके अपने आप को कई बार शूट कर लेता है या अपने ही लोगों के साथ कुछ गलत कर बैठता है। ये कारण क्या है सर? ये वही तो बताया ना मैंने अभी आप कि देखो, राज्य रक्षा मंत्री लोकसभा और राज्यसभा में हर सत्र के अंदर प्रश्न काल में बताते हैं कि इतनी आत्महत्याएं हुई पिछले 5 साल में, 819 तीनों सेनाओं में आत्महत्या करी। अगर हम पैरामिलिट्री को भी मिला लें तो हर एक दिन 1 या 2 जवान आत्महत्या करता है। ये पता है सरकार को। पर जो मैंने बताया ना कि रिटायर्ड जो है, जो लाबी है, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग एक पिलर बनाया है 75 सालों में। उन्होंने हमारा संख्या बल को देखा है। आपको नहीं मालूम होगा कि जो ये सैनिक बैठे हैं, इनकी तकरीबन जो जनसंख्या है पूर्व सैनिकों की 28 लाख से ज़्यादा। 5 करोड़ वोट हम लेके चलते हैं। 140 सांसद सीटों को हम सीधा प्रभावित करते हैं। 140 सीटों को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम यूपी, राजस्थान, ये जो चीज़ें हैं ना, इनको हम सीधा प्रभावित करते हैं। पर यहाँ पर जो दबाव बनाया, जो संख्या बल हमारा दिखाया और जो राजनीतिक हित सा दे गए, वो सारे रिटायर्ड नहीं। क्योंकि आज तक 75 सालों में जितनी जनसभाएं हुई हैं, जितनी रैली हुई है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की, बीजेपी की, कहीं भी, वो सारी रिटायर्ड अफसरों ने करी। सभी पार्टियों के अंदर एक सैनिक प्रकोष्ठ इकाई है, उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी सेना के अधिकारी। इसलिए ये आवाज़ जो हम जो संघर्ष कर रहे हैं, ये बीमारी बहुत पुरानी है 75 साल की, और इसको हम कुछ दिन में नहीं तोड़ सकते कि हम आज कल में इसको तोड़ देंगे। इसके लिए सर थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और आज 80 दिन हुए हैं, और ये भी सरकार को मालूम है कि आपने पता है कि हमारे यहाँ पे परमिशन भी कम है और हम ज़्यादा बंदे रख भी नहीं सकते। पर पूरे देश में तो आवाज़ आ रही है ना। पूरे देश में हमने 3 अप्रैल को डीसी कार्यालयों में मांग पत्र दिया, लाखों सैनिक सड़कों पे थे। 30 अप्रैल को पूरे सांसद, जो लोकसभा थे, राज्यसभा थे, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक, अंडमान से लेके कश्मीर तक, सभी सांसदों, और ऐसे थे सांसद खुद रोडों पे आके मांग पत्र ले रहे थे, कोठियों से बाहर आके। पहली बार हुआ है कि सैनिकों का। और खुद जो वर्तमान सरकार के सांसद है, उन्होंने खुद बोला कि हाँ, प्रधानमंत्री से गलती हुई। तो विपक्ष, ये सरकार की लड़ाई है, सरकार से लड़ाई है आप लोगों की, या जो अफसर सही है उससे लड़ाई है? नहीं, ये सिस्टम से है सर। नहीं, किसी अफसर अभी हमारे भाई है। ये मतलब एक सिक्के के 2 पहलू हैं। वही है, वो कर क्यों रही? क्योंकि हम संगठित नहीं थे। जैसे जिस तरह से सिविल के अंदर IPS IAS की जो यूनियनें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, रेलवे के अधिकारियों की यूनियन अलग होती है, बैंक के अधिकारियों की अलग होती हैं, और जो चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी होते हैं उनकी यूनियन अलग होती है। पर ऐसा था कि हमारे जो सैनिकों की यूनियन थी वो एक ही यूनियन थी, और उनके थे जो रिटायर्ड अधिकारी। अभी जो रिटायर्ड अधिकारी है, कोई नोएडा में रहता, कोई दिल्ली में रहता, कोई जयपुर में रहता, कोई चेन्नई में रहता, कोई बेंगलोर में, कोई चंडीगढ़ में, कोई लखनऊ में, बड़ी बड़ी सिटियों में। और हम देहात में रहते हैं, वही किसानी करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो वो हमारी मांग कैसे उठा सकते? यही 75 साल में हमारी आंखें खुली। और ऐसा नहीं कि आज से संघर्ष करें सर, इस संघर्ष के लिए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 14 साल से कर रही है, और 14 साल से आज हम यहाँ तक पहुँचे। अभी कुछ दिन पहले ही एक फौजी ने, जिसके हाथ मार पिटाई हुई है, एक अफसर ने मारा, उसकी
उसकी वाइफ के सामने मारा और उसने आते ही घर पर ही जान मार दिया, वो दोबारा लौट के नहीं गया सेना में। क्या इस तरीके से जो वाक्य होंगे तो इससे क्या मनोबल नहीं टूटता सैनिक का? टूटता है ना, ये सरकार को देखना चाहिए ना, केंद्र सरकार को। ये होता है, मानते हैं पैसे सर सबको मालूम है, ये केंद्र सरकार को मालूम, ऐसा नहीं है नहीं मालूम। सैनिकों के साथ मारपिटाई भी होती है, सेक्सुअल सर होती है। कि आपकी कभी भी किसी भी कैंटोनमेंट में चले जाओ, वहाँ आप गाड़ियाँ देख लो, शॉपिंग के बैग उठाए मिलेंगे जवान, कोई कुत्तों को घुमाता हुआ मिलेगा, आप कभी भी देख लो कैंटोनमेंट में। क्या सरकार को नहीं मालूम? क्या सरकार के मंत्री जो सांसद है उनके आसपास में बंगले नहीं है, उनके साथ में वही है? पर क्या है सर, जो ऊपर चला जाता है वो ये अधिकार मान लेता है कि मैं इस देश का राजा हूँ और सारी चीजें मेरे लिए लागू है, चाहे लाल बत्ती है, चाहे शोषण करना है, मतलब उस एक तरह का अधिकार। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो आर्टिकल 14 है समानता का, वो उसको असमानता में बदली कर देते। आपकी अब क्या मांग है कपिल भाई कि कैसे इस लड़ाई को आप लोग जीतेंगे, क्योंकि लंबा समय हो गया लंबा। सर देखो, कान पे तो जूस के रोगी हुई, यहाँ पे सारी खूबियाँ विभाग यहीं पे बैठी रहती है। और 100वें दिन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ कोई भी बड़ी कॉल हो सकती है। पूरे देश के सैनिक, हाँ हमने बहुत शांतिपूर्वक इसको लिया, इस आंदोलन को, और बहुत सारा हमारे सैनिक भाई भी थोड़ा दबाव में आ जाते कि राजनीतिक पार्टियों को बुला लो, इनको बुला लो, किसान संगठनों को बुला लो। नहीं, हमने आज तक इस मंच को राजनीतिक मंच नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी राजनेता आ सकता, क्योंकि जंतर मंतर सबका, हम उसको किसी को धक्का तो मार नहीं सकते, आएगा दरी पे बैठ जाए। मंच और माइक ना विपक्ष पार्टी को दे रहे, ना सत्ता पक्ष को दे रहे। हमारी जो मांगे हैं वो सीधी सी सरकार के सामने है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दो। वो रिटायर्ड जजों की कमेटी पूरे देश की राजधानियों में जाएंगे और सैनिकों से उनके बारे में पूछेंगे। और सर ये मैं बताता हूँ, सरकार सेनाओं के लिए चाहे बड़े सा बड़ा हथियार ला के दे देना, वो काम नहीं करेगा। अगर जो ये गलत चीजें चल रही हैं, ये रूढ़वादी प्रथाएं चल रही हैं, अगर ये सेना से बाहर चली जाएंगी तो सर हमारी जो भारत की सेना वो 3रे नंबर पे है, वो पहले नंबर पे आ जाएगी। अगर ये जो बीमारियां हैं, ये रूढ़वादी प्रथाएं हैं, ये भेदभाव की प्रथाएं ये खत्म करेगी, तो मैं ये कहता हूं कि भारत सरकार को कोई हथियार लाने की जरूरत ही नहीं। अगर मनोबल अप है तो सर फिर तो आप ये भी पता है कि डंडे से भी हम शेर का शिकार कर लेते हैं। और इस देश की एक भूमिका है कि हम मिट्टी में पैदा होते हैं, हम मिट्टी से प्रेम प्यार करते हैं। गोलियों के बीच में जाके छाती इसी देश का सैनिक लगा सकता है, ये इतिहास कहता है, इतिहास गवाह। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। हमारी सरकार से या कोई दुश्मनाई हो ना, बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे यहाँ वीडियो, सरकार भी तोड़ने के लिए धरने को लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं तोड़ने के लिए टूल किट बताने लग जाएगी कि राजनीतिक है, फलाना दक्कड़ है, पर यहाँ राजनीतिक है ही नहीं सर। आप देख सकते हो कुछ बड़ा ही शांतिपूर्वक चल रहा है। अभी तमिलनाडु आया हुआ है, तो आप ये लगाओ, ये धरना जो चला तब 20 फरवरी को यहाँ पे हजारों की स्ट्रेंथ में पूर्व सैनिक उतरे। उसके बाद में पंजाब के सैनिकों ने 15 दिन चलाया, फिर चलाया हमारा हरियाणा ने 15 दिन, फिर हमारे उत्तराखंड ने चलाया, उत्तराखंड से फिर राजस्थान के गौरव सैनिकों ने चलाया गया, और राजस्थान से एकदम ये साउथ में तमिलनाडु में चला गया। तमिलनाडु से अभी देखते हैं गुजरात या बिहार, क्योंकि नंबर हर स्टेट मांग रही है कि 15 दिन हम हैं, 15 दिन हम। इसका हमारा जो एक उद्देश्य था सरकार को एक मैसेज पहुंचाने का कि ये जो मांगे हैं ये किसी गांव के सैनिकों की नहीं है, तहसील के सैनिकों की नहीं है, जिले के सैनिकों की नहीं है, स्टेट के सैनिकों की नहीं, ये कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक के सैनिकों की, मणिपुर से लेके जैसलमेर के सैनिकों की। कहीं सरकार के दिमाग में कोई बीमारी हो कि ये जो बैठे हैं ये एक स्टेट के, नहीं सर। हम जब तक ये सरकार ये चाहेगी ना कि हर एक केंद्र शासित प्रदेशों के भी सैनिक यहाँ आएंगे, और जायज मांगे हैं, कोई नाजायज नहीं है, ना शांतिपूर्वक है, ना सरकार को आज तक आलोचना करते। हाँ, सरकार की आलोचना इस पे करते कि सरकार गूंगी बहरी क्यों बनी हुई है, कि 18-18 घंटे काम करने वाली सरकार, उससे चंद कदमों की दूर पे पूर्व सैनिक बैठे हैं, उनसे क्यों नहीं मिल रहा है? जरा क्यों नहीं एक कमेटी नियुक्त कर देती कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की? हमारे को तो नहीं चाहिए नेताओं की भी कमेटी, हमारे को रिटायर्ड अधिकारियों की कमेटी नहीं चाहिए, IPS IAS अधिकारियों की कमेटी नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों, क्योंकि ये भारतीय सेनाओं को शक्तिशाली बनाने का संघर्ष है। असली तो हवन जो हो रहा है भारतीय सेनाओं को शक्तिशाली बनाने का, ये मांग मूंग बहुत पीछे है सर। तो हम एक सच्चे देशभक्त की तरह अपना संघर्ष को लेकर